हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो सिर्फ इस बात की अब धमकियां ज्यादा देता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर है, तो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज ऐसी रिस्क नहीं ले सकते। तो पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मुस्लिम राष्ट्र है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। पूरी भारत में ये चर्चाएं हमेशा चलती हैं कि क्या भारत की गलती से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना है, कि शायद भारत की ही गलती थी जो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना। अगर भारत की गलती ना होती या भारत के एक प्रधानमंत्री की गलती ना होती तो हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता। हम उससे पहले उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को खत्म कर देते। नमस्कार दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो सिर्फ इस बात की अब धमकियां ज्यादा देता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि इसके अलग इस पर बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी सऊदी अरब से समझौता हुआ तो वहां पर भी पाकिस्तान ने ये डींगे हाँकने में कसर नहीं छोड़ी कि वो पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मुस्लिम राष्ट्र है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर होने के पीछे एक चर्चा और भी चलती है। जब विपक्ष ये आरोप लगाता है, मतलब विपक्ष क्या, पूरी भारत में ये चर्चाएं हमेशा चलती हैं कि क्या भारत की गलती से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना है। अभी हाल फिलहाल में दो बातें हुई, एक तो विपक्ष ने आरोप लगाया और साथ में एक वेब सीरीज आई सलाहकार, जिन्हें नहीं देखी है वो देखिएगा। वहां इस मुद्दे को बड़ी सफलता से उकेरा गया है कि शायद भारत की ही गलती थी जो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना। अगर भारत की गलती ना होती या भारत के एक प्रधानमंत्री की गलती ना होती तो हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता। हम उससे पहले उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को खत्म कर देते। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं भारत चीन का जब युद्ध हुआ 1962 में, तब उससे पहले हमारे पास भी परमाणु शक्ति थी, जो अप्सरा का न्यूक्लियर रिएक्टर था। लेकिन ये न्यूक्लियर रिएक्टर इसलिए बनाया गया था कि ताकि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। हमारा कोई उद्देश्य न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का नहीं था। लेकिन 1962 में हमारी चीन से हार हुई और 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। जब पड़ोसी देश ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया तो इससे भारत की चिंताएं बढ़ी। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से भारत को एक मोटिवेशन मिला कि हमें भी एक न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। और इस बात की चर्चा बहुत दिन पहले हो चुकी थी कि भाई भारत को एक न्यूक्लियर पावर होना है। इसके पीछे जो श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह बात समझाने की कोशिश की थी कि देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर जो है पावर बनना इस समय की जरूरत है। लेकिन आप सभी जानते हैं जिस प्रकार की विदेश नीति नेहरू जी की थी, वो शांति में विश्वास करते थे। लेकिन मेरे हिसाब से उस समय के हिसाब से जो है न्यूक्लियर पावर भारत को बन जाना चाहिए था। लेकिन समझाया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने कहा कि देखिए, ये सब चीज़ें अभी फिलहाल बेकार की चीज़ें हैं। मैंने अभी पीछे बताया कि 1962 का वॉर होता है। 1964 में चाइना अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है और चाइना के इस न्यूक्लियर टेस्ट से भारत की चिंताएं बढ़ी। और फिर आपको पता होना चाहिए कि जब डेथ होती है नेहरू जी की, उनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। कहते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी को इस बात के लिए कन्वेंस कर लिया कि भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं इस टेक्नोलॉजी के नजदीक पहुंचने के एकदम नजदीक हूं, निश्चिंत रहिए। और मैं आपकी जानकारी आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बात और बता दूंगा, जितने भी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं, सब कहीं ना कहीं से चुराए हुए हैं। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से स्वदेशी है और ये श्रेय जाता है भारत के परमाणु वैज्ञानिकों को, जिसमें अग्रणी हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी को इस बात के लिए एग्री कर लिया कि भाई चलिए ठीक है, आप इस क्रम में आगे कदम बढ़ाइए। लेकिन तभी होती है एक घटना। आपको पता होना चाहिए कि ताशकंद समझौते में बात क्या हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी की, मैं तो यही कहूंगा, रहस्यमय ढंग से डेथ हो जाती है। उनके कुछ दिन बाद जनवरी के ही महीने में 1966 की ये बात है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी यूरोप जा रही एक फ्लाइट माउंट ब्लैंक पर्वत से टकराती है। टकराने के बाद डेथ हो जाती है। उसमें सभी लोग मारे गए थे, जिसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की ये मृत्यु आज तक रहस्य है। अभी कुछ इंटरव्यूज हुए, कुछ रिपोर्ट्स आई, कुछ अभियान दल माउंट ब्लैक पर पहुंचे जहां पर ये हवाई जहाज क्रैश हुआ था एयर इंडिया का। वहां से पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका सदिग्ध थी। मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में CIA के एजेंट ने साफ कहा था कि भारत परमाणु शक्ति बनने के नजदीक था, इसलिए CIA ने अपनी भूमिका अदा करते हुए या सदिग्ध भूमिका निभाते हुए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को मरवाया है। ठीक है, इस मामले में कभी एक अलग वीडियो होगी जहां पर मैं आपको इन सब चीजों की तस्दीक करता हुआ आपको बताऊंगा। फिर क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी हैं तो वो इन परमाणु कार्यक्रम को रोकना नहीं चाहती थी। फाइनली ये हुआ कि 1974 में एक ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा लॉन्च होता है और हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया।
लेकिन उससे पहले 1970 में एक घटना और हो गई थी। देखिए 1962 में जो युद्ध हुआ, जो 65 में पाकिस्तान से हुआ, उसमें एक चीज समझ में आ रही थी कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल हुई है। मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेल होने की संभावना जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हुई हैं। इसीलिए 1970 में हमने एक नई एजेंसी की नींव रखी जिसे रॉ कहा जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसके फाउंडर थे रामेश्वर नाथ काव, जिन्हें RN काव कहा जाता था, इन्हें काव बॉय भी कहा जाता है। ये रॉ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और पहले डायरेक्टर भी बने। तो 1970 में रॉ बन चुका है और 1974 में भारत अपना ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा या बुद्धा स्माइलिंग लॉन्च किया जा चुका है और भारत अपना न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक कर चुका है। यानी कि एशिया में भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में दो बातें हैं, एक तो चाइना कर चुका है। इस बात से खलबली मचनी शुरू हुई जुल्फिकार अली भुट्टो को, जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने बयान दिया कि हम 2 टाइम रोटी खाते हैं, हम 1 टाइम खाएंगे। हम 1 टाइम रोटी खाते हैं तो हम भूखे सो जाएंगे, हम घास खा लेंगे, लेकिन हम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम जाने का अर्थ था कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति, और पाकिस्तान ने इस मामले में अपने प्रयास करने शुरू कर दिए और पता चला कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है और यह न्यूक्लियर रिएक्टर पंजाब के रावलपिंडी के पास कहूटा नामक शहर में बन रहा है। पाकिस्तान के इस बढ़ते कदम से पूरी दुनिया में चिंता हो गई। चिंता होने के बाद लोगों ने यह भी कहा कि यह इस्लामिक बॉम्ब तैयार हो रहा है अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब के नजदीक पहुंच गया। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब रखने के लिए आपको एक बहुत जिम्मेदाराना व्यवहार करना पड़ता है। आज रूस और अमेरिका जैसे देश भी, जिनके पास खूब न्यूक्लियर पावर है, वो भी सिर्फ धमकी देते हैं लेकिन बाद में समझौते पर ही राजी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जैसे हालात पहले रहे हैं, आज जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होने का मतलब है कि आपने बच्चे के हाथ में, जो बिल्कुल नासमझ है या बिल्कुल अनाड़ी है, उसके हाथ में रिमोट बम दे दिया उसका न्यूक्लियर बॉम्ब का, और रही सही कसर पूरे करते हैं आतंकवादी संगठन। लगातार इस बात की खतरा है कि पाकिस्तान के में मौजूद आतंकवादी संगठनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब जा सकता है। कल की ही बात है, जब TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया, तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो आतंकवादी संगठन बताता है जिनको पाकिस्तान, मुंह और मसूर की दाल। सोचने की बात है कि पाकिस्तान जैसा देश भी आतंकवादी संगठनों से परेशान है। अरे भैया, आंका ही तुम हो सारे आतंकवादियों के। तो TTP के बारे में यह कहा जाता है कि हो सकता है TTP की रीच न्यूक्लियर बॉम्ब तक हो जाए, और न्यूक्लियर बॉम्ब कहां तक होंगे? भारत के तो हो नहीं सकते। तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना उस समय भी चिंता का विषय था और आज भी चिंता का विषय है। जब यह बात पता चलती है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और तैयारी शुरू करता है पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जिम्मा सौंपा गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान, अब्दुल कादिर खान वो व्यक्ति है जो विदेश से पढ़कर आया, पढ़ने के बाद वहां से भी टेक्नोलॉजी चुराई और पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। मेरे प्यारे साथियों, कहा तो यह भी जाता है कि यही वो शख्स है जिसने ईरान को टेक्नोलॉजी बेची है। मतलब इनके देश में देशभक्ति जैसा तो कुछ होता नहीं है। बहरहाल, पाकिस्तान के साइंटिस्ट AQ खान की गाइडेंस में शुरू होता है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसमें साथ दे रहे थे फ्रांस और चाइना। चाइना तो पुराने समय से पाकिस्तान से दोस्ती निभाता आया है। इसी पता चलता है अमेरिका को कि भैया, पाकिस्तान ने काहूटा नामक जगह पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है, या कहीं पर, अभी ये मान लेते हैं कि कहीं पर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है। तो फ्रांस से कहता है कि वाई आर यू सपोर्टिंग द पाकिस्तान? ऐसे आदमी के पास बॉम्ब देना चाहते हो, या ऐसे आदमी के पास आप न्यूक्लियर वेपन देना चाहते हो जिसकी कोई जिम्मेदारी किसी प्रकार की नहीं होती? कहते हैं कि इस बात के बाद फ्रांस तो पीछे हट गया, लेकिन चीन ने सपोर्ट जारी रखा। जब ये सब बातें पता चली तो पता चलता है रॉ को, और पता चलता है इजराइल के मोसाद को कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा है, एक न्यूक्लियर पावर की तरफ बनने के आगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हासिल करने जा रहा है। देखिए, आपको मैं बता दूं, न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे कई बार आप यूरेनियम या प्लूटोनियम भी जिसमें इस्तेमाल होता है, सारा यूरेनियम जब मिलता है या प्लूटोनियम जब मिलता है, वो अचानक से, ऐसा नहीं है कि आपको प्लूटोनियम मिल गया, यूरेनियम मिल गया, अरे वाह हमें तो बम मिल गया, ऐसा नहीं होता है। उसको एनरिच्ड करना पड़ता है, संवर्धित यूरेनियम से ही बम बन सकता है। तो सबसे पहले काम यह था कि प्लूटोनियम है या यूरेनियम है, इसको संवर्धन करना पड़ेगा, इसको एनरिच करना पड़ेगा, जिसके लिए पाकिस्तान को जरूरत थी एक प्लांट की। अब ये प्लांट कहां बनाया जाए? ये प्लांट सैटेलाइट से बचाना था। ये प्लांट गूगल, मतलब ये है कि अगर बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद भी नहीं आता था, सैटेलाइट से बचाना था और किसी एजेंसी की नजर ना पड़ जाए, यानी कि बहुत गुपचुप तरीके से काम होना था। तो इसी बात का जब भनक तो लग गई थी कि भाई पाकिस्तान बॉम्ब बना रहा, ऐसे में रॉ और मोसाद एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करती है कि हमें
पता लगाना है कि पाकिस्तान कहां की सब काम कर रहा है, और होगा तो हम उसको तहस नहस भी करेंगे। बाद में यही काम इजराइल ने ईरान में भी किया है कि भाई न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट कर दीजिए, और वो आज भी कर रहा है। अभी आपने देखा होगा इजराइल और ईरान के बीच में टकराव की एक बहुत बड़ी वजह क्या है? इजराइल साफ कहता है कि ईरान के पास हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं रहने देंगे, और वो लगातार उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाने बनाता है, उनके वैज्ञानिक अजीबोगरीब हमले में मारे जाते हैं। बहरहाल ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में करने का भी इरादा था कि पाकिस्तान जहां भी न्यूक्लियर बम बनाएगा हम उसको फोड़ देंगे, उसे खत्म कर देंगे। इस बात की जिम्मेदारी संभाली रॉ ने और मोसाद ने, दोनों एजेंसीज मिलकर काम करना शुरू करती हैं। लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार पाकिस्तान ये सब करने कहां जा रहा है। कुछ देर बाद पता चला कि पाकिस्तान का यह प्रोग्राम शायद काहुटा में चल रहा है। काहुटा कहां है? रावलपिंडी के पास है, बिल्कुल खुफिया जगह पर, और आईएसआई की टॉप सिक्योरिटी के अंडर यह काहुटा का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ अंदेशा था, और जो इस समय तक रामेश्वर नाथ काव, जो 1970 में रॉ के फाउंडिंग मेंबर थे, रॉ के डायरेक्टर रहे, उन्होंने पाकिस्तान में अपने एसेट जासूसों का एक जाल बिछा दिया था, और आदेश सबको यह दिया गया कि जस्ट फाइंड आउट दिस, ये पता करो कि बॉम्ब बन कहां रहा है। लेकिन ये पता करना आसान नहीं था। भाई आप काहुटा में, आपको शक है, लेकिन काहुटा में एंट्री नहीं कर सकते थे। फाइनली एक ऐसी तरकीब निकाली गई, एजेंट्स को पता चला कि जो काहुटा की एक लेबोरेटरी है जिसमें ये ऐसा हो सकता है, इनके वैज्ञानिक एक नाई के पास बाल कटवाने आते हैं। इतना हिंट बहुत था, और सभी जो एजेंट्स थे, वहां जो बाल कटवाने साइंटिस्ट आ रहे थे या काहुटा में जो लोग काम कर रहे थे, जब उनके बाल कटते थे तो उनके बालों को कलेक्ट किया गया। जब उनके बाल कलेक्ट किए जाते हैं, जब उनको जांच करने के लिए भारत में भेजा गया, तो पता चला कि इन बालों के अंदर रेडिएशन है। इन बालों के अंदर प्लूटोनियम और यूरेनियम की रेडिएशन के एविडेंस मिले। ये बात कंफर्म हो गई कि काहुटा में कुछ ऐसा हो रहा है जो यूरेनियम और प्लूटोनियम से रिलेटेड है, जिससे बॉम्ब बनेगा। मतलब अगर एनरिच्ड हो जाता है यूरेनियम तो 100% पाकिस्तान बॉम्ब बना लेगा। यहीं से लॉन्च हुआ ऑपरेशन काहुटा। इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हमको करना यह होगा, हम अपने फाइटर प्लेन्स अरब सागर के रास्ते जामनगर भेजेंगे, और जामनगर भेजने के बाद ये प्लेन्स आपके उधमपुर पहुंचेंगे, और वहां से उड़ने के बाद हम काहुटा पर बमबारी करेंगे, काहुटा को तहस नहस कर देंगे। अब आगे इसी बीच होता यह है कि भारत में भी एक पॉलिटिकल चेंज आया। आपको पता होनी चाहिए, इंदिरा गांधी जी सरकार गई और जनता पार्टी की सरकार आती है। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। उस समय तक जुल्फिकार अली भुट्टो को यह शख्स जिया उल हक, जो पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर था, सैन्य तानाशाह था, उनको फांसी टांग चुका है। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई और जिया उल हक के संबंध ठीक थे। लोग ये भी बताते हैं कि एक डिस्कशन इनके बीच में अक्सर होता था गोमूत्र को लेकर। बहरहाल वो एक अलग और हास्यास्पद किस्सा है, उसको जाने देते हैं। एक मतलब एक वैश्विक सम्मेलन कहीं चल रहा था, या उसी बीच इनकी फोन पर बात होती है। फोन पर बात पर मोरारजी देसाई इस बात को इंडिकेट कर देते कि सुनिए मिस्टर जिया उल हक, आप जो काहुटा में कर रहे हो हमें सब पता है, बेड़ा गर्क हो गया। यानी कि जो मिशन बहुत टॉप सीक्रेट तरीके से चलना था, उसकी सारी बातें लीक हो चुकी थी। जिया उल हक समझ गया कि भारत को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भनक लग चुकी है, और यह भनक सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, रॉ। कहते हैं कि जिया उल हक और आईएसआई इतने एक्टिव हो गए कि उन्होंने पूरे रॉ एजेंट्स को या तो बर्बरता तरीके से मार दिया, या पूरा जो नेटवर्क खड़ा किया था रामेश्वर नाथ काव ने, उस नेटवर्क को पूरा तहस नहस कर दिया। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि विदेशों में खुफिया एजेंसीज के नेटवर्क की क्या वैल्यू है। तमाम तरह की फिल्मों के माध्यम से देखते हो, सब देखते हो, आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़ी वैल्यू है। वो नेटवर्क पूरा तहस नहस कर दिया, और कहा जाता है कि बहुत सारे रॉ एजेंट कत्ल कर दिए गए एक फोन ने। चुप रह जाते तो क्या होता? चुप नहीं रह सकते थे। क्या मोरारजी देसाई साहब इस बात को नहीं जानते थे कि पाकिस्तान बॉम्ब बना रहा और हम उसको रोकना चाह रहे हैं? अगर मैं आप इससे पूछूं तो आप ये कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात थी, एक देश के प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए, तो रॉ को नहीं। रॉ का उल्टा बजट 30% कम कर दिया गया। रामेश्वर नाथ काव और उनके एजेंट्स ने जब पता लगाया काहुटा के बारे में, तो काहुटा का ब्लूप्रिंट इन लोगों को मिल चुका था।
लेकिन ब्लूप्रिंट देने वाला इनसे $10,000 मांग रहा था। ऐसा अक्सर फिल्मों में आप देखते हैं कि किसी प्रकार की खुफिया जानकारी देते समय लोग पैसे की मांग करते हैं। तो वो व्यक्ति $10,000 मांग रहा था, हालांकि कहीं $10 लाख मिलकर के वो बहुत बड़ी रकम है। $10,000 मांग रहा था ब्लूप्रिंट देने के बदले। ये पैसा सैंक्शन नहीं किया गया। एक फिल्म आई थी स्पेशल ऑप्स 2.0 या 1.5 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन एजेंसीज को भी अपने बजट सैंक्शन कराने पड़ते हैं। वो बजट सैंक्शन नहीं हुआ, वो ब्लूप्रिंट नहीं मिला, उल्टा बजट 30% कम कर दिया गया और फोन करके जियाउल हक को ये बता दिया गया कि पाकिस्तान में जो हो रहा है काहुटा में वो सब हमें पता है और भारत उससे निपटने में सक्षम है। जियाउल हक भी कोई कमजोर तानाशाह तो था नहीं। और देखिए, कहते हैं कि किसी को भी बहुत कमजोर आंकना भी एक बेवकूफ़ी होती है। आईएसआई, आर्मी और जियाउल हक, इन्होंने रॉ का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया और बहुत सारे एजेंट वहां पर मारे जाते हैं। और साथ में इजराइल ने जब कहा कि भाई आप चिंता क्यों करते हैं, हम आएंगे, आप हमें बुलाइए, हम जामनगर तक आएंगे, जामनगर से हम उधमपुर एयरबेस जाएंगे और उधमपुर एयरबेस से वो उड़ान भरेंगे और काहुटा को तहस नहस कर देंगे, इसकी भी परमिशन नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर चूक किसकी? कुल मिलाकर चूक हुई किनकी? चूक होती है मोरारजी देसाई साहब की। और मोरारजी देसाई साहब की इस चूक का खामियाजा क्या भुगता? खामियाजा ये भुगता कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में और तेजी लाया, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था। और इसी बात का आरोप विपक्ष ने लगाया। जियो हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज भी आई जिसका नाम है सलाहकार, समय मिले जरूर देखिएगा। लेकिन अब यह बात निकल कर आती है कि साहब, जब जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई मना कर चुके थे, उसके बाद तो खुद इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, इंदिरा गांधी जी भी इस प्रोग्राम में फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रह जाती हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं इजराइल के जेट्स को इस बात के लिए परमिशन दूं कि वो आकर काहुटा पर बमबारी करें, हमारे इंडियन एयरबेस का इस्तेमाल करें, तो ये प्रॉपर एक युद्ध होगा। और वो अब इस रिस्क को लेना नहीं चाहती थी और पाकिस्तान का काहुटा में मौजूद परमाणु कार्यक्रम चल पड़ा। और आज कमोबेश 1 या 2 ऊपर नीचे हो जाता है, पाकिस्तान हमारे ही बराबर एक न्यूक्लियर पावर बन के खड़ा है। मैं तो यही कहूंगा कि काश ये घटना ना हुई होती, काहुटा तहस नहस हो गया होता। और पाकिस्तान, देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, ये टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर, इसको बार बार मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, खासकर इस भूखे नंगे देश के तो बिल्कुल बस की नहीं है। तो शायद पाकिस्तान आज न्यूक्लियर पावर नहीं होता। आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? समय को या वास्तव में मोरारजी देसाई साहब की गलती थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।